हरे कृष्णा। देखिए, आज का चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस है एफएम में। इसको शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है इस दुनिया में कौन परेशान है। दो ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन, जिसके पास पैसा है वो इंसान, कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान। दोनों परेशान। कितने आप लोग मैच्योर हो गए हैं। यानी हर इंसान परेशान है। जिसके पास पैसा नहीं है वो इसलिए परेशान है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो क्यों परेशान है? भाई है, उसको टेंशन है कहां जमा करें, कहां ना जमा करें, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा हमने किसी के शेयर्स खरीद लिए तो पैसा डूब ना जाए, तो वो भी बड़ी टेंशन में। तो दुनिया का हर इंसान परेशान है कि नहीं? अब चलो परेशान है, लेकिन पैसा हो के परेशान होना थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू पैसा ना हो के परेशान होना। देखिए, आप जब बात करते हैं पैसा होने की, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान पैसा जो है कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, कहीं पे रखना चाहता है, यानी पैसे को जोड़ना चाहता है। जोड़ते क्यों हैं? आज खर्चा करके उड़ा क्यों नहीं देते? भाई भविष्य की एक चिंता होती है कि आज तो कमा रहे हैं, कल को अगर कोई जरूरत पड़ी, मे भी अच्छे टाइम पे, मे भी बुरे टाइम पे, जो भी है, तो हम वो पैसे को यूज कर पाए, इसलिए इंसान सेव करता है। अच्छा, सेव करता है, बचाता है, तो बचा के घर पे तिजोरी में ही रख ले? नहीं, तिजोरी में रखने से कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं क्यों? तिजोरी में रखेंगे तो अननेसेसरी आपका नुकसान हो रहा है। कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है आपको उससे कुछ रिटर्न मिल जाए। अच्छा, कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं। आप जा करके कहीं जमीन खरीद लीजिए, कोई बिल्डिंग खरीद लीजिए, प्लॉट वगैरह, गोल्ड खरीद लीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, डिवेंचर्स खरीद लीजिए, है कि नहीं? अब जरा समझिए, जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कोई एसेट आप खरीदते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करके कोई एसेट खरीदते हैं, मे भी बैंक में एफडी करा दीजिए। दो तरीके के एसेट होते हैं, ब्रॉडली दो तरीके के एसेट होते हैं। एक होते हैं रियल एसेट्स, जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास आते हैं, और एक होते हैं पेपर एसेट्स, यानी फाइनेंशियल एसेट्स। एक हो गए रियल एसेट, एक हो गए फाइनेंशियल एसेट। रियल एसेट मतलब हम जाके जमीन खरीद लाए, लैंड, बिल्डिंग वगैरह। फाइनेंशियल एसेट मतलब हमने शेयर्स वगैरह खरीद लिए, बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए। दोनों जगह हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोनों में ज्यादा लिक्विड कौन है? मतलब अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो जल्दी हमारा पैसा रिलाइज किस में होगा? पेपर एसेट यानी फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा जल्दी रिलाइज होगा एज कंपेयर टू रियल एसेट। कि हमने जमीन खरीद तो ली, लेकिन आपके पास तुरंत पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसका जरूरी थोड़ी ना कि आपके पास खरीदार भी खड़ा हो। वहीं पे अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो आप देख रहे हैं भाई उसकी वॉल्यूम अच्छी खासी ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर, तो जब आप बेचना चाहें आपका बिक जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा, बात खत्म। इस चैप्टर में हम लोग केवल फाइनेंशियल एसेट पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट हमारा फाइनेंशियल एसेट को कैसे एनालाइज करें वो पढ़ेंगे। दैट मींस हम किसी भी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदने जा रहे हैं, शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज, तो हमें वो खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ये चैप्टर हमें सिखाएगा। तो हम करेंगे क्या? हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमारे हिसाब से उसका मार्केट में प्राइस होना कितना चाहिए। हमारे एनालिसिस के हिसाब से, हमारी सिक्योरिटी एनालिसिस के हिसाब से उसका प्राइस होना कितना चाहिए और चल कितने का रहा है। तो अगर हमारे हिसाब से लेट से किसी कंपनी का शेयर होना चाहिए 2,500 रुपए का मार्केट में, लेकिन हमने जब देखा तो चल रहा है 2,000 रुपए का, तो हमें उसका शेयर परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? परचेस कर लेना चाहिए। रीजन बीइंग, हमारे हिसाब से 2,500 का होना चाहिए, मार्केट में सस्ता मिल रहा है 2,000 का, बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। इसी का अगर अपोजिट सिनेरियो देखें कि हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से होना चाहिए 2,000 रुपए का शेयर, लेकिन मार्केट में ट्रेड हो रहा है 2,500 का, तो हमें ऐसे केस में परचेज नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर ऑलरेडी हमारे पास है तो दिस इज द राइट टाइम, ताकि हम उसको बेच दें और अपना मुनाफा कमा लें। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये जानने में मदद करेगा कि हमारी वो सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मींस जहां पे हमारा प्राइस आ रहा है 2,000 हमारे हिसाब से, हम लोग जो अपने हिसाब से निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्राइस, क्योंकि कोई थ्योरी यूज करके, कोई फॉर्मूला यूज करके, कोई ज्ञान यूज करके हमने निकाला है, वो है थ्योरेटिकल प्राइस।
बट मार्केट में जरूरी थोड़ा ना उतना चल रहा हो। तो अगर हमारे हिसाब से थियोरेटिकल प्राइस कम है और मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर वैल्यूड की अंडर वैल्यूड? मार्केट में ज्यादा चल रहा है यानी ओवर वैल्यूड, हमारा कम है, हमारे हिसाब से 2000 निकला, मार्केट में चल रहा है 2500, इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड। और अगर ओवर वैल्यूड होगा तो अभी आपने बताया कि सर बाई मत करो, बल्कि अगर आपके पास है तो सेल कर दो। और अंडर वैल्यूड इसी का जस्ट उल्टा, यानी आपके हिसाब से प्राइस ज्यादा निकला है थियोरेटिकल प्राइस, लेकिन मार्केट का प्राइस कम चल रहा है यानी अंडर वैल्यूड पे चल रहा है, ऐसे में आपको खरीद लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान कोई चीज जब भी खरीदता है तो अगर उसको लग रहा होता है कि भाई सस्ती मिल रही है तो उसको खरीदना चाहिए। ये चैप्टर अलग अलग तरीके से हमको एनालिसिस करना बताएगा, जिसमें इंस्टीट्यूट ने एक दो चीजें तो रिपीटेटिव डाली हैं जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। जैसे किसी कंपनी को हमें सही से समझना है तो हम उसके रेशियोज निकाल सकते हैं, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेशियो का, या न्यू सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम पे दिया था, तो वो रिपीटेटिव डाला है। कह रहे कैश फ्लो देख सकते हैं आप, उसका कैश फ्लो निकालना दोबारा सिखा रहे, उस पर पूरा पूरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो कुछ तो रिपीटेटिव है और कुछ जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा डाला है। तो जरा देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस क्या बोलने जा रहे हैं। आइए शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। आइए पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इज द करंट कमिटमेंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेस। आपने कहीं पे अभी पैसा जमा कर दिया, किस लालच में जमा किया, किस एक्सपेक्टेशन में? इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपिंग फ्यूचर बेनिफिट, यानी आज के खर्चे को कम करके, आज अपने मन को मार के। आज आपका भी मन हो रहा था कि जाके आईफोन ले आए जाके, लेकिन आज आपने अपने मन को मारा और उस पैसे को जमा करा दिया। देखिए दुनिया में अमीर वो नहीं है जो आईफोन लेके घूम रहा है, दुनिया में अमीर वो है जो आईफोन खरीद सकता है लेकिन खरीद नहीं रहा है। आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ, तो कह रहे हैं साहब इन्वेस्टमेंट क्या है? करंट कमिटमेंट ऑफ मनी या अदर रिसोर्सेज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपिंग फ्यूचर बेनिफिट। इन्वेस्टमेंट मींस टू फोरगो प्रेजेंट कंजम्पशन, आज के कंजम्पशन को फोरगो कर रहे हैं। क्यों? ताकि भविष्य में आपको इंक्रीज कंजम्पशन आप कर पाए, रिसोर्स अवेलेबल हो भविष्य में, तो आज इसलिए खर्चे को अपने कम कर रहे हैं। पहले के लोग और अब के लोगों में यही फर्क है। पहले के लोग, मतलब ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, बाकी तो हटा सकते, मेजॉरिटी पहले के लोग कम कमाते थे और उसमें भी सेविंग करते थे। 4 कमाते थे तो 2 बचाते थे, 2 ही का खर्चा चलाते थे। अब आज की तारीख में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो जितना कमाती है उतना उड़ा, सही भी कह लो गलत भी कह लो। अच्छा, उसको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि जैसा हमारा खान पान है, हम कौन सा बहुत ज्यादा जीने वाले हैं, तो जोड़ के भी क्या ही करना है। तो कह रहा है इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज का कंजम्पशन आपने फोरगो किया ताकि आप भविष्य में जाके अच्छे से और अच्छा कंजम्पशन कर पाए। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है? किसी भी फॉर्म में, दैट इज एसेट ऑफ ऑल टाइप। जैसे कि आपने ज्वेलरी खरीद ली, कोई कमोडिटी खरीद ली, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब आपके रियल एसेट है। या फिर इन्वेस्टर क्या कर सकता है? कैन बाई अ शेयर ऑफ ए कंपनी इन एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन फ्यूचर। भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए आपको, भविष्य में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपने क्या करा? आपने जाकर के एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लिया। इन दिस सेक्शन ऑफ द बुक वी आर इंटरेस्टेड, हम लोग को क्या पढ़ाया जाएगा? फाइनेंशियल एसेट यानी सिक्योरिटी, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एसेट्रा। यानी एट दिस पॉइंट रीडर शुड अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एसेट्स अलग होते हैं एंड रियल एसेट्स अलग होते हैं। द फाइनेंशियल एसेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रियल एसेट। व्हाइल फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं आपके पेपर एसेट, पेपर क्लेम। देखिए हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे तो डिबेंचर सर्टिफिकेट लेसे मेरे पास आ गए, तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट है तो पेपर, बट वो क्या एक पेपर क्लेम है कि कल को अगर ये कंपनी बंद होगी, इसके एसेट्स बिकेंगे और लायबिलिटी चुकाई जाएगी, तो शेयर से पहले हमारी लायबिलिटी चुकाई जाएगी, यानी उसके एसेट्स में इनडायरेक्टली मेरा क्लेम है। यही तो मतलब है पेपर एसेट का मतलब है। देखो रियल एसेट में क्या है कि हमको दिख रहा है कि हाँ घर में 5 किलो सोना मेरे पास रखा हुआ है, वो रियल एसेट है। और आपका फिजिकल रियल एसेट के अलावा फाइनेंशियल एसेट क्या है? हमने गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद लिए, वो है फाइनेंशियल एसेट। तो ज्यादा लिक्विड आज की तारीख में क्या है? शेयर्स वगैरह, फाइनेंशियल एसेट ज्यादा लिक्विड है। ठीक है, तो वाइल फाइनेंशियल एसेट्स पेपर क्लेम है, रिप्रेजेंट करता है एक इनडायरेक्ट क्लेम आपके रियल एसेट्स में इन द फॉर्म ऑफ आपके पास डेट है या इक्विटी कमिटमेंट्स है। रियल एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स वगैरह जो आप यूज करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर यहां से अंडरलाइन करिएगा सिक्योरिटी का मतलब, क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस सीख रहे हैं तो सिक्योरिटी का मतलब बताओ।
Therefore, a security is understood to be a debt और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो इश्यू किया है किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने, बदले में उसको क्या मिला है? उस कंपनी ने इक्विटी शेयर अगर इश्यू करे हैं तो उस कंपनी को क्या मिला था? फंड्स, पैसा मिला इन लियो ऑफ द फंड्स रेज्ड बाय इट। क्यों पैसा क्यों लिया उस कंपनी ने हमसे? ताकि वो अपनी लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको वो पूरा कर पाए। अमंग मैनी प्रॉपर्टीज जो डिस्टिंग्विश करती हैं रियल और फाइनेंशियल एसेट्स को, उसके अलावा जो मेन जो डिफरेंस है रियल और फाइनेंशियल में वो लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। तो किसकी लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी ज्यादा है? फाइनेंशियल एसेट के एज कंपेयर टू रियल एसेट। आप कोविड काल में ही देख लीजिए, मान लीजिए कोविड काल में कोई एक इंसान के पास बहुत सारी लैंड बिल्डिंग है लेकिन उसके पास लिक्विड कैश नहीं है। अब वो उस समय पे जब लॉकडाउन लगा था तो टाइम हो गया, लेकिन वो एक एग्जाम्पल देने के लिए सही बैठता है। तो भैया उस समय क्या कोई इंसान अगर वो लैंड बेचना चाहेगा कोई खरीदेगा? किसी को कल का पता नहीं था जिंदा बचेंगे कि नहीं, लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा। तो आपके पास कहीं ना कहीं फिजिकल एसेट्स थे, रियल एसेट्स थे, बट तब भी लिक्विडिटी नहीं आ पा रही थी। तो इसलिए फाइनेंशियल एसेट्स में एज कंपेयर टू फिजिकल एसेट्स ज्यादा लिक्विडिटी है। तो ये फीचर्स आपके फाइनेंशियल एसेट्स को आज की तारीख में ज्यादा अट्रैक्टिव करते हैं एज दे आर एबल टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट इजिली इन रेडी एंड एक्टिव मार्केट। जाहिर सी बात है, अगर हमें मान लीजिए कोई जमीन खरीदनी है तो हो सकता है हमें 1-2 करोड़ 3 करोड़ की जरूरत हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? हमने रियल एस्टेट के बॉन्ड्स खरीद लिए। तो रियल एस्टेट के बॉन्ड्स हमने भले ही 1 लाख रुपए के खरीद लिए, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमसे भी पैसा लिया, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के और भी लोगों से पैसा लिया, और अल्टीमेटली मेरा पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है। तो हमें उसका फायदा भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम लिक्विडिटी भी ज्यादा लेकर के आ रहे हैं एज कंपेयर टू रियल एस्टेट। दूसरी दिक्कत है, प्लॉट की बात करिए तो प्लॉट में मान लीजिए कब्जा हो गया, आपने कहीं प्लॉट लेके छोड़ा, वहां दबंग लोग आके कब्जा कर लिया, आप सीधे साधे आप पढ़ने लिखने वाले, तो आप कहां उनसे लड़ाई करेंगे? ठीक है ना? ओके, डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर इज कन्फ्रंटेड विथ मेनी इशू। आपका डिसीजन बहुत सारे इश्यूज के साथ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आएगा, इन विच एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट करें सर? पहला क्वेश्चन अंडरलाइन करिए, इन विच एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में, एसेट्रा। दूसरा क्वेश्चन है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं साहब? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा लोगों को कहते हुए, अगर आपने किसी को सुना हो कभी, तो ज्यादातर लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह में जब इन्वेस्ट करिए तो एक लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोशिश करिए मत करिए। तो लॉन्ग टर्म जब आप करेंगे तब आपको कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा रिटर्न दिखाई देगा। तो दूसरा मेन क्वेश्चन है कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम होरिजन क्या है फॉर विच ही और शी नीड्स टू इन्वेस्ट, एंड बैलेंस जो होगा आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है टू द रिस्क दे आर रेडी टू फेस। 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कहां पे इन्वेस्ट करना है, इन विच क्लास टू इन्वेस्ट, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, और तीसरा रिटर्न और रिस्क कितनी चाहते हो। अगर आप रिस्क लिमिटेड चाहते हो, अगर वो आपका खून पसीने का पैसा है और आपको वो पैसा जोड़ के रखना है, भविष्य में आपको दिख रहा है कोई ऐसा खर्चा है, आपकी बहन की शादी है, तो आपको वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां रिस्क कम हो। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क में देखिए साहब, कोई भी इंसान कभी भी अपना प्रिंसिपल गंवाना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एटलीस्ट हमको प्रिंसिपल मिल जाए। तो आज भी वो लोग जो रिस्क से डरते हैं वो शेयर मार्केट वगैरह की तरफ नहीं भागते, वो कहते हैं साहब नहीं नहीं, हमें ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, हम बैंक में एफडी करा के ही खुश है। और वहीं जो नई पीढ़ी वो कहती है रिस्क रिस्क हो जाएगा, देखा जाएगा तब की था, वो शेयर में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। आप जानते हैं उनमें रिस्क थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो एनी इन्वेस्टर विल फेस। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्क्राइब कि टर्म सिक्योरिटीज क्या होता है और प्रिवलेंट ऑप्शंस क्या है हमारे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। तो सबसे पहले कह रहे हैं सिक्योरिटीज क्या, ऊपर सिखाई दिया इन्होंने, फिर नीचे भी डेफिनेशन के तौर पे बता रहे हैं, शेयर्स वगैरह ये सब इंक्लूड होगा, आप पढ़ेंगे इसको। अब यहां पे आ जाइए, इन्वेस्टमेंट जहां पे हेडिंग आपकी लिखी हुई है, देखिए एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्पेकुलेशन और एक होता है गैम्बलिंग। इन तीनों में डिफरेंस होता है और इंस्टीट्यूट सिखाएगा आपको। मैं पहले समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने बहुत सारी चीजें सोच करके, जैसे भी आपने 3 क्वेश्चंस देखे, वो तीनों चीजें सोची, कहां इन्वेस्ट करें, कितने समय के लिए पैसा हमारे पास अवेलेबल है, और हमें कितनी रिस्क और रिटर्न हम ले सकते हैं। मेरा एक बड़ा आपके लिए एक मूल मंत्र मैं आपको देता हूं, कभी भी जब भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना,
और रिस्क लेना, तो उतनी रिस्क लेना कि आपको कभी फर्क ना पड़े। मतलब अगर आप सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे हैं और किसी का फोन आया, वो पैसा पूरा तुम्हारा डूब गया, तो भी आप कह रहे हैं नहीं, पिक्चर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। रिस्क रिस्क हमेशा उतनी लेनी है कि आपको, देखो दुख होगा लेकिन आप हिलो नहीं अंदर से। तो इसका मतलब है हमेशा एक पोर्टफोलियो आपको मेंटेन करना है, थोड़ा रिस्की चीजों में भी डालना है और थोड़ा रिस्क लेस चीजों में भी डालना है, थोड़ा सा एक मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो 3 क्वेश्चंस हैं, अगर हम इन तीनों को बहुत ध्यान से सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सही तरीके से सिक्योरिटी को चुनते हैं, तो वो कहलाती है इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाती है? अब बात आती है साहब, स्पेकुलेशन क्या होता है? हिंदी में आप जानते हैं सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन क्या होता है? मार्केट में जो र्यूमर्स चलती है, मार्केट में जो टिप्स चलती हैं, उसके बेसिस पे अपना काम कर लेना। यानी मार्केट में किसी ने बताया कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, दुगना हो जाएगा, बिना आपने अपना एनालिसिस करे आपने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी और आपने भी उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन जब भी इंसान करता है तो रातों रात अमीर बनने के लिए करता है। अभी जो आपकी एज है उसमें लगता है यार कि जल्दी अमीर बन जाए, बढ़ते बढ़ते समझ में आता है नहीं यार, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना उसके कोई तरीका नहीं है। तो स्पेकुलेशन वो है। और एक होती है गैम्बलिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, वो और खतरनाक। नॉर्मली जैसे आप गोवा गए, कभी किसी कसिनो वगैरह गए आप? नहीं गए, चलिए अच्छी बात है, अच्छे अच्छे घर के लोग हैं। तो वहां पे आपने टीवी में तो देखा होगा, लोग नंबर पे लगाते हैं सामान। तो आपने क्या किया, आपने किसी नंबर, आपने कहा लेट से 9 नंबर पे हमारा 1 लाख रुपए लगा दो। अब वो हो सकता है आप जीत जाएं तो 1 लाख का 5 लाख बन जाए, तो अपने को पता होता है कितना बन जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर हम हार गए तो 1 लाख भी गया। तो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग एंटरटेनमेंट भी दिलाती है और एज वेल एज रिस्क भी उसमें शामिल है। तो ये 3 चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग। पढ़ के देखते हैं, फिर मैं आपको अपना भी एग्जाम्पल दूंगा। मैंने जब स्पेकुलेशन थोड़ा सा किया था, मैं बताऊंगा भी आपको। हाँ, तो पढ़ते हैं पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को लगा रहे हैं ऑन एसेट्स विद द एम। हमारा एम क्या है सर? अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, या यू कहें तो हमें दोनों चाहिए। वैसे आप देखिए, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के, तो हम उस कंपनी में ये भी चाह रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, कि कंपनी अच्छा खासा हमें डिविडेंड भी पे करे, और जब हम उस शेयर को बेचें तो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले। मान लो हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो हम ये चाहते हैं कि जब बेचें तो 150 का भी हो जाए, 200 का हो जाए, 250 का हो जाए, बढ़ जाए, और बीच में हमें डिविडेंड भी मिलता रहे। तो जो अर्निंग इनकम, ये भी एक इंसान चाहता है, और कैपिटल गेन या कैपिटल एप्रिसिएशन, ये भी एक इंसान चाहता है। इन्वेस्टमेंट के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 चीजें हैं इन्वेस्टमेंट में, एक टाइम है और एक रिस्क है। कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, कितनी रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। प्रेजेंट कंजम्पशन इज सेक्रीफाइस, आज का कंजम्पशन आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों? टू गेट अ रिटर्न इन फ्यूचर, ताकि भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। द सेक्रीफाइस दैट हैज टू बी अपॉन इज सर्टेन। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं ये तो पता है, क्यों? क्योंकि आज हमें पता है भैया हमने 10 लाख रुपए कहीं पे जमा कर दिए, तो हमें पता है आज हमने 10 लाख का सेक्रीफाइस किया, 10 लाख का हम कुछ खरीद सकते थे, हम नई गाड़ी खरीद सकते थे, हम नहीं खरीद के कहीं इन्वेस्ट कर दिया। सेक्रीफाइस दैट हैज टू बी बॉर्न इज सर्टेन, लेकिन भविष्य में कितना मिलेगा ये अनसर्टेन है। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है आपने कहां लगाया है, बट द रिटर्न इन द फ्यूचर में बी अनसर्टेन। ये जो एट्रीब्यूट है, यही तो रिस्क है। आज जो लगा रहे हैं ये तो सर्टेन है, लेकिन भविष्य में कितना मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं, ये क्या है? अनसर्टेन है। दिस एट्रीब्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स रिस्क फैक्टर। द रिस्क इज अंडरटेकन विथ ए व्यू, रिस्क क्यों ले रहे हैं? टू रीप सम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। आज जो हम पौधा लगा रहे हैं इसलिए कि कल को वो पेड़ बनेगा और हमें फल देगा, इसीलिए इंसान करता है। और आपको भी यही करना तो चाहिए ही। जब भी आपकी जॉब लगे तो पहली बार से ही थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं पे भी जोड़ना आप शुरू जरूर करिएगा। कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने की आदत बहुत जरूरी है, जैसे ही अर्निंग आपकी जिस समय शुरू। हालांकि अभी तो आप, हो सकता है कुछ बच्चों के जैसे पॉकेट मनी आप लोग को मिलती है, किसको किसको मिलती है? हम लेंगे नहीं, चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, तो जिनको भी पॉकेट मनी मिलती है, इनमें भी देखिए, अब आपने जितने में हाथ उठाया, इसमें भी 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक वो होंगे जो पॉकेट मनी खा जाते होंगे, पूरी उड़ा डालते, और कुछ की आदत होती है, ज्यादा तो लड़कियों की आदत होती है। आपकी आदत है? अच्छा, तुमने कहा लड़कियों कह हमारी आदत है, ठीक है, हाँ नहीं होती है, लड़कों की भी होती है, अच्छी आदत है ये, कि वो पूरी पॉकेट मनी नहीं उड़ाते, थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं पे
जोड़ते रहते हैं। तो आप किस उद्देश्य से जोड़ रहे हैं? कोई ऑब्जेक्टिव है? अच्छा, जोड़ लेते, किसी मन में नहीं मिली तो कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी जोड़ते हैं कि गर्लफ्रेंड को आईफोन दिला देंगे। तो खैर, तो वही है, सेविंग की आदत वो जरूरी है। द इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर कंपैरिजन करता है जो रिटर्न्स अवेलेबल हैं ईच एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। जाहिर सी बात है, जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारे एवेन्यूज देखता है, कहां इन्वेस्ट करें कहां ना करें, कितना रिटर्न है, एलिमेंट ऑफ रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें, और एंड दैट मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट ही परसीव टू बी द बेस्ट हैविंग रिगार्ड टाइम वगैरह को देखते हुए और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है आपका पैसा सिक्योर रहे, सिक्योरिटी मींस आपका पैसा सिक्योर है, रिस्क कम रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हर इंसान का लिक्विडिटी, कि जब चाहिए तो पैसा मिल भी जाए। और तीसरा है रिटर्न, यील्ड, यील्ड मींस रिटर्न। लेकिन ये तीनों अगर आप देखें तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं। अगर एक पूरा करने जाएं तो दूसरा नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारा पैसा सिक्योर है, तो हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा दिया, आरबीआई वगैरह के बॉन्ड्स खरीद लिए, बट पैसा तो सिक्योर हो गया, यील्ड नहीं मिली, रिटर्न बहुत कम हो गया। और रिटर्न की तरफ भागेंगे तो सिक्योरिटी कम होगी, एज वेल एज रिटर्न अगर ज्यादा चाहिए तो लिक्विडिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबे समय के लिए कहीं पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक ऐसा रास्ता निकालें जो बीच का रास्ता हो, ताकि तीनों चीजें बैलेंस हो। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि रिटर्न बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसी तरीके से हो गया कि आपने, आपसे किसी ने कहा कि 10वें माले से कूद जाओ, हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे तुरंत, और आप कूद गए बिना कुछ सोचे 1 करोड़ मिलने के लालच में, लेकिन रिस्क कितनी बढ़ गई। रिस्क समझ रहे हैं ना, कि हो सकता है पता नहीं यहां मिलेंगे कि ऊपर मिलेंगे। तो ठीक है साहब, रिस्क उतनी लेनी है, रिस्क लेनी है लेकिन थोड़ी सी लेनी है। तो सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और यील्ड पढ़ के देखते हैं जरा, एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा है जिसमें बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज है इन तीनों ऑब्जेक्टिव में। पहला है सिक्योरिटी, दैट इज सेंट्रल टू एनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की जो सेंटर की बात है, जो मेन है, इज द सर्टेनिटी इन द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। हर इंसान ये तो चाहता है कि एटलीस्ट हमारा प्रिंसिपल तो ना डूब जाए। लालच तो ये है कि वो बढ़ जाए, लेकिन मान लो हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा और वो कल को 70 का हो गया, तो आफत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दुख होता है। वन कैन अफोर्ड टू लूज द रिटर्न्स एट एनी गिवन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आप रिटर्न्स लूज कर सकते हैं, ठीक है, हमें उसमें ब्याज नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, वो लूज कर सकते हैं, बट ही और शी कैन ill afford to lose the very principle itself। वो नहीं लूज कर सकते, उसमें दुख होता है। By identifying the importance of security, we will be able to identify and select जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप कंपेयर करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मींस जो कंपनी इश्यूज करती हैं बॉन्ड्स, कह रहे अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि अगर कंपनी के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स में, दोनों में सिक्योरिटी देखें तो ज्यादा फेथ, ज्यादा सिक्योर कौन सा पैसा है, ट्रेजरी बॉन्ड। बट एट द सेम टाइम ट्रेजरी बॉन्ड्स में यील्ड कम होती है और इनमें यील्ड ज्यादा होती। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा लिक्विडिटी, बिकॉज वी मे हैव टू कन्वर्ट अवर इन्वेस्टमेंट बैक टू कैश और फंड्स टू मीट अवर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। पता नहीं ना कल को कौन सी डिमांड खड़ी हो जाए, कौन सा पैसा आपको खर्चे आ जाए, आपने सोचा भी ना हो। अवर इन्वेस्टमेंट शुड बी हाईली लिक्विड, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड। बट अब हाईली लिक्विड थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड भी आप नहीं करवा सकते। लेकिन हालांकि तब भी आज की तारीख में अब जो सिनेरियो है, शेयर्स वगैरह से लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है। दे शुड बी एनकैशेबल एट शॉर्ट नोटिस विदाउट लॉस। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब समझिए कि एनकैशेबल हो शॉर्ट नोटिस में और वो भी बिना लॉस के। अब शेयर में लिक्विडिटी तो है, आपको तुरंत पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मुनाफे पे ही मिले। हो सकता है आपने वो शेयर खरीदा हुआ हो 5,000 का, आज वो चल रहा हो 4,500 का, आपको पैसों की जरूरत, आपको बेचना पड़ गया लॉस में। तो मेन लिक्विडिटी का मतलब यह है कि आपको पैसा भी मिल जाए बिना लॉस के और बिना किसी डिफिकल्टी के, जो कि प्रैक्टिकल जमाने में पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता। तो अगर लिक्विडिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लॉस भी बियर करना पड़े। और तीसरा है यील्ड, जो हर इंसान चाहता है तभी वो पैसे इन्वेस्ट करता है, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों करेगा। यील्ड मींस रिटर्न। यील्ड इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज द नेट रिटर्न आउट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। हेंस गिवन लेवल और काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी, यानी जो भी आपकी सिक्योरिटी है, जो भी आप चाह रहे हो कि रिस्क कम रहे, लिक्विडिटी रहे, आपको उसके साथ साथ ये भी देखना है कि आपको एप्रोप्रिएट यील्ड मिलेगी, तभी एंकरेज होगा इन्वेस्टर टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको यील्ड नहीं लग रही है तो आप पैसा का इन्वेस्ट करोगे, आप सोचोगे यार बैंक में रखे रहने दो या तिजोरी में ही घर पे रखा हुआ है।
यील्ड मिलेगी तभी तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इफ यील्ड इज लो कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेशन है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? टू अवॉइड सच इन्वेस्टमेंट, कीप द फंड्स इन द बैंक अकाउंट। और इससे भी बुरा सिचुएशन है, बैंक भी ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है। आजकल बैंकिंग भी बड़ी महंगी हो गई, जितना ब्याज देते उससे ज्यादा चार्जेस लगा डालते हैं पूरे साल में। है इसके चार्जेस, उसके चार्जेस, ऐसे चार्जेस, ऐसे चार्जेस। इन द वर्स्ट केसेस, इन केस ऑफ आप लॉकर भी रख लो, घर पे रख लो, लॉकर में भी होता है सेव नहीं है। अभी एक थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी, है नहीं वो दीमक लग गया था नोट्स में। अभी न्यूज आई थी, पता नहीं कौन से बैंक की थी, तो उसमें उन्होंने बैंक में लॉकर रख खोला। लॉकर के बैंक में लॉकर होता है पता है ना, वैसे तो लॉकर में गोल्ड और ये सब रखा जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 2 नंबर का पैसा है कहाँ रखे, तो लॉकर में रख दिया। बहुत टाइम बाद जब वो लॉकर खोला गया तो पूरे नोट में दीमक खा गया, वो चला गया। तो वो भी सेफ नहीं है। तो खैर अब कहाँ रख रहे हैं वो देख करके, नहीं देखिए लॉकर में बैंक आपको कभी नहीं देखता कि आप क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं। बैंक आपके सामने नहीं रहता, वो आपकी अपनी पर्सनल है, ना ही वहां पे कैमरा लगा होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी रखिए उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि बम ही रखा है। अब तो लेकिन लॉकर्स के इतने सारे केसेस हुए हैं, अगर आपने देखे हो, सुरंग बना के लॉकर खोद के चोरी हो गई। देखे थे आपने बहुत सारे भी हाल ही में, 3-4 साल पहले, 5 साल जाए पहले। तो पहले लॉकर लोग बड़ा सिक्योर समझते थे, अब उससे ज्यादा बेटर ये है कि आप जेब में लेके घूमो। तभी तो लोग अब फिजिकल एसेट्स की तरफ कम भाग रहे हैं। आपको बताते हैं, देखिए है क्या ना, जैसे आपने सोना खरीद लिया, अब एक डर ये है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, चोरी होने का डर है कि नहीं? पीछे से चोर आए, तोड़ ताड़ के भाग गए। तभी लोग ज्यादातर अब इंडिपेंडेंट घर छोड़ के फ्लैट्स में रहने जा रहे हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पस भी सॉल्व हो जाता है कि घर खाली पड़ा है, या घर में कोई बुजुर्ग है जो नहीं घूमने जा रहा, आप घूमने का शौकीन है। ठीक है, उसके अलावा अब लोग फिजिकल एसेट्स को छोड़ के पेपर एसेट्स पे ज्यादा जा रहे हैं। वो जल्दी चोरी करके करोगे भी क्या, हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। शेयर्स खरीदे तो डीमेट अकाउंट में है, तुम चोरी कैसे करोगे? आप समझे ना बात को? तो वो एक थोड़ा सा वो भी एक इशू है। खैर अब आते हैं साहब, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या अंतर है साहब, आइए जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्रैम, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस किया, प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडुकेट रिटर्न। यानी कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस है, एक विश्वास है कि हमारा प्रिंसिपल सेफ रहेगा और ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। और वैसे ऑपरेशन, वैसी इन्वेस्टमेंट जो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, वो कौन होती है? फिर वो स्पेकुलेशन होता है, स्पेकुलेटिव होती है। दस इन्वेस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन आल्सो इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, बट यहां पे भी फंड्स लग रहा है, स्पेकुलेशन में भी फंड जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट मींस इन्वेस्टमेंट, पैसा आपकी तरफ से जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में पैसा जा रहा है, लेकिन स्पेकुलेशन में पीछे से आपके पास कोई बैक्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ वाकई पैसा आपके पास सही था। कह रहा है स्पेकुलेशन आल्सो इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड बट इट इज नॉट बैक्ड बाय ए कॉन्शियस एनालिसिस ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स। आपने देखा ही नहीं, अंडरलाइन करिए, मोस्टली क्या है ये, इट इज ए स्पर ऑफ मूवमेंट एक्टिविटी दैट इज प्रमोटेड एंड सपोर्ट बाय, हमेशा स्पेकुलेशन कैसे होता है? हाफ बैक्ड इंफॉर्मेशन से एंड र्यूमर से। मैं जब सीए कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं बोलूंगा, तो उस समय ज्यादा ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान तो जीवन रोज सिखाता है, तो पैसा भी इतना नहीं था। तो उस समय उसने हमको एक कंपनी बताई और उसने कहा कि इसका शेयर खरीदो बहुत बढ़ जाएगा, और उसने भी खरीदा था। तो हमने कहा अच्छा, कह रहा ये समझो 10-15 दिन में दुगना हो जाएगा। अच्छा, उस समय जल्दी अमीर बनने के सपने सबके होते हैं, तो हमने करीब 4,000 रुपए, बल्कि 3900 शायद लगाए थे उसमें, 3,900 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए थे। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, 3,900 मतलब किसी ने एक प्राण मांग लिए हो, तो इन्वेस्ट किया। लेकिन लालच था अंदर, लालची तो हर इंसान होता है ना, कि वो बढ़ जाएगा। लेकिन वो 15-20 दिन में वो 100 रुपए का भी नहीं बचा, मेरे पूरे पैसे डूब गए। तब से हमको समझ में आया कि ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस होना चाहिए। और जब आप, और इसीलिए मैंने बोला कि उस समय मेरे को बड़ा दुख हुआ भाई, हार्ड एंड मनी थी, है ना, कैसे कैसे तो बचाए थे। तो उस समय से समझ में आया कि अब कभी भी अगर आप रिस्क ले भी रहो तो उतनी लो जिससे आपको दुख ज्यादा ना हो, आप हिलो नहीं ज्यादा। ठीक है, तो स्पेकुलेशन क्या है? आपने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, आपने र्यूमर सुनी, टिप्स सुनी और उससे काम कर लिया। मार्केट में आप देखिए बहुत सारी टिप्स के भी आज की तारीख में चैनल्स हैं, टेलीग्राम वगैरह पे, या टिप्स के बहुत सारे नहीं है, वो लोग टिप्स प्रोवाइड करते। अब उसमें पता वो भी बड़े
समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पूरा डेटा होता है कि कितने लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, किनका किनका डिमेंड है। अब लेट्स से उन्होंने 1 लाख लोगों को मैसेज भेजना है, उन्होंने कहा जैसे ये कंपनी का शेयर बढ़ना है। अब वो करेंगे क्या, वो 1 लाख में 50,000 लोगों को मैसेज भेजेंगे कि ये कंपनी का शेयर बढ़ेगा, आप खरीद लीजिए, और 50,000 को मैसेज भेजेंगे कि ये कंपनी का शेयर गिरने वाला है, आप बेच दीजिए। समझिए क्या चलता है मार्केट के अंदर। अब होगा क्या, कुछ एक तो होगा, या तो बढ़ेगा या गिरेगा। अगर मान लो बढ़ा तो गिरने वाले जो हैं वो कहेंगे बेकार टिप हटाओ, बढ़ने वाले कहेंगे यार ठीक थी। नहीं भी खरीदा तो उनको देख तो रहे यार टिप ठीक थी, जो मार्केट में एक्टिव लोग। फिर उन 50,000 में अगले 25,000 को भेजेंगे कि और खरीद लो, अभी और बढ़ेगा, और बचे हुए 25,000 को भेजेंगे कि बेच दो, गिरने वाला है, अब बेच दो, सही समय बेच दो। कुछ तो एक होगा। लेट से और बढ़ा तो जो 25,000 वाले थे कहेंगे यार और बढ़ा, यार इसकी टिप्स तो सारी सही, उनको क्या पता क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। फिर उनके बाद शेयर बढ़ा, फिर उन 25,000 को किनारे कर देंगे, जो 25,000 जिनका बढ़ा उनमें से आधे आधे कर देंगे, और खरीदो भी। मान लो आधे को 12,500 को बेचा, और खरीदो 12,500 को बेच दो। अब मान लो ऐसे करते 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 आपने 5,000 लोगों को भी 4-5 सही टिप्स दे डाली, तो वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। फिर आपने एक मैसेज भेज दिया टू फॉलो मोर सच टिप्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जस्ट ओनली एट 1,000, 1,000 रुपए में हमारा सब्सक्रिप्शन ले। अब मान लो 5,000 टर्नअप हो गए, 1,000 रुपए उन्होंने दे दिए, तो आपके कितने रुपए बन गए, 50 लाख बन गए। 5,000 नहीं टर्नअप होते, 4,000 टर्नअप होते हैं, 1,000 टर्नअप होते हैं। तो ये तरीका है। तो ये, बट दिस इज अगेन स्पेकुलेशन। तो जब तक स्पेकुलेशन कब नहीं होगा, जब आप जिसका पैसा लग रहा है वो खुद भी थोड़ा एनालिसिस करके चले। बात समझ में आई? तो ठीक है, मोस्टली इट इज स्पर ऑफ द मूवमेंट एक्टिविटी दैट इज प्रमोटेड एंड supported by half-backed information and rumors. Speculative deployment of funds is generally prevalent in the secondary equity market, जहां पे अट्रैक्ट होते हैं लोग तो स्पेकुलेशन। इसे स्पेकुलेशन क्यों करते हैं, क्या चाहिए बदले में, जल्दी अमीर बनना है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न जो एबनॉर्मली हायर होता है। यानी मार्केट में ज्यादातर शेयर 10-15% का रिटर्न दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 15 दिन के अंदर दुगना हो जाएगा, यानी हमें दिख रहा है यार 50%, 100% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो एबनॉर्मली हायर रिटर्न के लिए लोग स्पेकुलेशन की तरफ भागते हैं। पढ़ के देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन। मीनिंग, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है एसेट में विद द होप कि एक ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। स्पेकुलेशन क्या, एक्ट ऑफ कंडक्टिंग अ रिस्की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द होप ऑफ ठीक ठाक रिटर्न। नहीं, कौन सा रिटर्न, सब्सटेंशियल प्रॉफिट, मेजर रिटर्न। बेसिस क्या है डिसीजन का, इन्वेस्टमेंट के लिए आप फंडामेंटल फैक्टर्स वगैरह देख करके काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं कंपनी की, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। यहाँ क्या है, हियर से सुनी सुनाई बातों पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट देखा, मार्केट की साइकोलॉजी देखी, इन सब पे काम कर रहे हैं। टाइम ओरिजिन, इन्वेस्टमेंट कोई इंसान, देखो स्पेकुलेशन कोई भी इंसान जल्दी अमीर बनने के लिए करता है कि देर में, तो स्पेकुलेशन हमेशा कम टाइम के लिए होगा और इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉर्मली लंबे समय के लिए। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है लेकिन मॉडरेट है, स्पेकुलेशन में रिस्क है लेकिन हाई है। इंटेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट में हमारी इंटेंट है कि ठीक है साहब, हमारी वैल्यू, आज हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो कल को थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद 120 130 का हो जाए, वैल्यू चेंज होना। यहाँ क्या है, हम ये सोच रहे हैं एकदम से प्राइसेस में चेंजेस आ जाए, 100 का शेयर खरीदा तो 2 दिन बाद 150 का हो जाए, 3 दिन बाद 500 का शेयर हो जाए, फटाफट बेच के निकल जाए। तो कई बार सही भी हो सकता है और कई बार गलत भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे ठीक ठाक मॉडेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे आए, हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। फंड्स, यहाँ पे इन्वेस्टर आमतौर पे अपने फंड्स लगाता है, और यहाँ पे अगर उसको स्पेकुलेशन की आदत पड़ गई तो हो सकता है उधार ले लेकर के पैसा लगाए। बहुत से लोग बर्बाद इसी तरीके से होते हैं, उधार ले लेकर के स्पेकुलेशन खेलते रहेंगे और वहां नुकसान हो गया, पीछे से वो पैसा गया और पीछे वाला पैसा आपसे मांगेगा, तो अननेसेसरी आपके पास या तो भागेगा इंसान या फिर आत्महत्या कर लेगा, कोई चारा बचेगा नहीं। इनकम स्टेबल है, यहां पे स्टेबल नहीं है, अनसर्टेन, एरेटिक है, चेंज होती रहती, कभी बहुत कमा लिया कभी कम कमा लिया। बिहेवियर क्या है, इन्वेस्टमेंट में इंसान कंजर्वेटिव है, कॉशियस है, देख के काम करता है। यहां पे इंसान क्या है, डेयरिंग है, केयरलेस है, जो होगा देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है, यहां से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्गर टाइम के लिए होती है, गैम्बलिंग शॉर्ट प्लानिंग होरिजन है। बेसिस क्या है, अगेन इन्वेस्टमेंट जो है साइंटिफिक एनालिसिस है, यहाँ पे टिप्स और र्यूमर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। नेचर क्या है, ये प्लान्ड एक्टिविटी है। गैम्बलिंग क्या है, अनप्लान्ड है। रिस्क क्या है, यहाँ पे कॉमर्शियल रिस्क है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल रिस्क है।
रिटर्न एक्सपेक्टेशन, यहां पे इंसान इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिटर्न वगैरह देखता है। यहां पे इंसान को पता है नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव रिटर्न मींस कि पूरे पैसे आपके 1 लाख रुपए डूब गए। मोटिव, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। और यहां पे गैम्बलिंग में एंटरटेनमेंट, वाइल ये भी बताएं गैम्बलिंग भी किस्मत की बात है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जब गैम्बलिंग करते हैं जीत के आते हैं। मेरे दो जानने वाले हैं, वो साल में दो दो तीन बार गोवा चले जाते हैं और सिर्फ यही कर रहे हैं, गैम्बलिंग करने, उनको मजा भी आती और हर बार जीत के आते हैं। और लेकिन हमको पता है हमारी किस्मत में ये सब है ही नहीं। कभी भी ऐसा कमाने की कोशिश करो तो पैसा जाता ही है, कभी आया नहीं आज तक जीवन में। हाँ, तो किस्मत की बात है। खैर, अब आते हैं हमारा जो मेन चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस, हम कैसे करने वाले हैं, क्या तरीका होगा हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस का। सिक्योरिटी एनालिसिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। यानी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस सबसे पहला पार्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। अगर प्रोसेस की बात करें तो पहले तो सबसे पहला पार्ट ये है कि आप उस सिक्योरिटी को आप वैल्यूएशन करिए कि आपके हिसाब से होनी कितने की चाहिए, और फिर एनालिसिस करिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी का कि होने इतने की चाहिए, चल इतने की रही है तो इस पे जाए कि ना जाए। सिक्योरिटी एनालिसिस इज प्राइमरली कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ अ सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी जो भी आप जिसका भी देख रहे हैं, रिलायंस का शेयर देख रहे हैं तो उसका एनालिसिस, टाटा का देख रहे हैं तो उसका, जो भी देख रहे हैं, विद ए व्यू टू डिटरमाइन की वैल्यू क्या है सिक्योरिटी की, और एक अप्रोप्रिएट आप डिसीजन ले पाए अपने वैल्यूएशन पे एज कंपेयर्ड विद द वैल्यू जो मार्केट में चल रही है। इसमें बेसिकली दो बेसिस हैं आपके सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए, दो अप्रोच हैं, दो बेसिक अप्रोचेस हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। एक फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस है। सिक्योरिटी एनालिसिस करने के दो तरीके बता रहे हैं, कौन कौन से, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर भी बेसिकली तीन तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस होता है, एक जिस इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हैं फिर उसका एनालिसिस, और फिर जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसका एनालिसिस। अंतर क्या है? इकोनॉमिक एनालिसिस मींस आप देख रहे हो पूरा मार्केट की कंडीशंस कैसी चल रही हैं। लेट से आपको लगा है कि मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया जीडीपी है ना, और लोगों की अच्छी सेविंग है, सब कुछ अच्छा है, लोग ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मार्केट लेट से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी ग्रो करने के चांसेस हैं। और अगर इकोनॉमी डूब रही है, आपको दिख रहा है आप श्रीलंका में बैठे हैं, वहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डूब रही है, या कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे आपको लग रहा है इकोनॉमी डूब रही है, तो आप जितना भी बेहतर चुन लेंगे तब भी उसके डूबने के चांसेस है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस, फिर उसके बाद आता है सेक्टर यानी इंडस्ट्री। किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तुम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हो, एफएमसीजी में जा रहे हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाओगे, इंश्योरेंस में लगाओगे, वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करे। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री होता है ऐसी सारी कंपनीज का ग्रुप जो सेम तरीके की चीजों में डील करती है। ये समझते हैं ना? रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री हो गई, तो रियल एस्टेट में जाए कि ना जाए। आपको लग रहा है रियल एस्टेट यार आज की तारीख में अब इतने सारे फ्लैट्स बन गए, बिक रहे नहीं है, तो यहां पैसा लगाना बेकार है, वो आपका अपना एनालिसिस है। तो पहला इकोनॉमिक एनालिसिस किया, दूसरा आपने इंडस्ट्री का एनालिसिस किया, और फिर उस इंडस्ट्री को आपने देखा, चार पांच इंडस्ट्री में आपने कहा नहीं यार एफएमसीजी एक ऐसा है, कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन भी हो गया वो थोड़ी ना बंद होगा, इंसान आटा दाल चावल खाना थोड़ी ना बंद कर देगा। तो आपने लेट से एफएमसीजी को चुन लिया। फिर वो एफएमसीजी के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, किसके में पैसा लगाएं, तो फिर अगला एनालिसिस हुआ। अब समझ पा रहे हैं? पढ़ के देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को सेग्रीगेट किया जा सकता है तीन पार्ट में, इकोनॉमिक एनालिसिस और इंडस्ट्री और कंपनी। फंडामेंटल एनालिसिस इज ए 3 लेवल सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एनालाइज करता है आपके ओवरऑल सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी, बिफोर प्लेसिंग अ वैल्यू ऑन इट शेयर, यानी शेयर की कोई भी वैल्यू निकालने से पहले आप एनालिसिस करिए। 3 लेवल है एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी, अपने आप एक बार पढ़ के देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में, पहले 2 पैरा बस पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं कोविड का एग्जांपल अगर दोबारा लूं, तो जिस समय कोविड था, लॉकडाउन, उस समय क्या कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करेगा कि घर पे पैसा पड़ा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कराते हैं कहीं पे जाकर के? नहीं, उस समय तो सबको पैसों की जरूरत थी, वो भी लिक्विड मनी की। तो अगर आपको लग रहा है इकोनॉमी सही नहीं जा रही तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो अगर लग रहा है लेकिन अच्छी जा रही, बढ़िया ग्रो हो रही, तो आप इन्वेस्ट करेंगे। पढ़ के देख लीजिए।
performance of a company is intimately related to overall economic environment of the country because डिमांड जो है प्रोडक्ट की सर्विसेज की वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डायरेक्टली रिलेटेड होगी ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। यानी अगर आपको लग रहा है कि साहब रिसेशन का समय है, रिसेशन के समय में इंसान अपनी रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीदेगा, ना कि ऐसी चीजें से उस समय पे लोग गाड़ियां थोड़ी ना खरीदने पहुंच जाएंगे, कार की डिमांड बढ़ गई एकदम से, उस समय पे नहीं बढ़ेगी क्योंकि इंसान को पता है यार जो पैसे हैं उसे आटा दाल चावल फल खरीद लेना है, ये खरीद लेना है। तो आपको देखना पड़ेगा कंपनी मतलब कंट्री जो है वो कौन सी कंपनी जो है कौन सी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, उस कंट्री के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। इफ कंट्री हैज एन इंप्रूविंग जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो क्या होगा, आपके पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि आप भी तो कहीं ना कहीं वहीं ऑपरेट कर रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देन चांसेस आर दैट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी लिबरल, यानी अच्छे से आप सिक्योरिटी का वैल्यूएशन ज्यादा पे कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यू होगी। कैपिटल मार्केट इज सेड टू बी इन बुलिश फेज, ये आप समझते हैं एक बुलिश फेज होता है और एक बियरिश। तो बुलिश फेज मींस जब शेयर मार्केट बढ़ रहा है और बियरिश फेज मींस जब गिर रहा है। आप समझते होंगे बुलिश फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बुल होता है वो ऐसे ऊपर करके चलता है, ऐसे मारता है, कभी आपने देखा हो बुल, है ना। और बियरिश फेज कभी बियर को आपने देखा हो तो ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे में हम बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट एक बुलिश फेज पे है जहां पे शेयर्स वैल्यू शूटिंग अप अक्रॉस द बोर्ड एज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, कि सारी इंडस्ट्री अच्छा करेंगी। जाहिर सी बात है अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करेंगी सारी, ऐसा हमारी मानना है। ऑन द अदर हैंड इफ जीडीपी ग्रोथ रेट स्लैकन्स, कम हो रहा है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्टैग्नेंट है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, बल्कि निकाल ले रहे हैं पैसा, ऐसे में बताइए आपको और पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं। बट पता है आपको इसमें भी अपोजिट राय है, इसमें भी अपोजिट राय है मार्केट में। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं कि आपको दिख रहा है शेयर मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपने कहा यार ये तो बढ़ रहा है, लोग आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं तुमने नहीं खरीदा अभी तक इस कंपनी का शेयर, हमने तो खरीदा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हो यार बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपको भी अंदर से लालच है, आपने खरीद लिया। तो इंसान क्या करता है, नॉर्मली बढ़ते बढ़ते में खरीदता है, और जब कोई चीज गिर रही होती है तब कोई खरीदता नहीं है। जबकि जो सही इन्वेस्टर होगा वो गिरते समय, अब जैसे कोरोना काल में जब शेयर मार्केट गिरा तो बहुत से लोगों ने जिनका सरप्लस था उस समय इन्वेस्ट कर डाला, लेकिन जो डरपोक लोग थे हमारी तरह और भी कैसे इन्वेस्ट कर दें, आप समझ रहे हैं। तो दोनों तरीके की राय है, इंसान क्या करता है बढ़ते बढ़ते में इन्वेस्ट करता है और जैसे इन्वेस्ट करता है फिर वो गिरने लग जाता है, उसकी किस्मत ही खराब है। वो इन्वेस्ट कैसे कर, पहले देख रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है हम भी पैसा लगा देते हैं, तो महंगे में आपने खरीदा और जैसे ही आपने खरीदा बुलिश की जगह वो बियरिश ट्रेंड लेके चला। मार्केट तो यही चलता है ना, शेयर किसी को भी आप बहुत लंबा एनालाइज करोगे तो थोड़े टाइम के लिए बुलिश फेज पे होगा, फिर बियरिश फेज पे होगा, फिर बुलिश पे होगा, फिर बियरिश पे होगा, तो वो चलता ही रहता है। तो कह रहे हैं साहब कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग थ्योरेटिकली बात करें तो जीडीपी खराब है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आप देख नहीं पा रहे मार्केट में, लोग कर नहीं रहे हैं, ऐसे में इन्वेस्टर क्या करेगा कि इंडस्ट्री जिसमें भी पैसा लगाओगे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आने वाली, स्लो डाउन होगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस आप जब वैल्यूएशन करोगे सिक्योरिटी का तो कंजर्वेटिव अप्रोच रखना, लिबरल अप्रोच नहीं रखना। और कैपिटल मार्केट को हम कहते हैं ऐसे में कि वो बियरिश फेज पे है। क्लियर हो गया क्या क्या चीजें आपकी बेसिकली इकोनॉमी एनालिसिस में जो फैक्टर्स है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो नॉर्मली यूज होते हैं जब भी इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं। जीडीपी देख लीजिए कैसा चल रहा है, लोग कितना पैसा बचाते हैं इन्वेस्ट करते हैं वो देख लीजिए, मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट्स कितने, अगर मार्केट में लेट्स से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हैं तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, बजट वगैरह में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, जैसे गवर्नमेंट को कभी इन्वेस्टमेंट और करानी है तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है कि आप इन्वेस्ट कर लीजिए, इसकी रिडक्शन हम दे देंगे 80C में, आप पीपीएफ में से जमा कर लीजिए, यहाँ डिडक्शन ले लीजिए। तो वो कैसा है, टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, लेट्स से हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी रिटर्न मिला, तो ऐसा तो नहीं कि जो रिटर्न मिलेगा उसमें 30-40% तो सरकार खा जाएगी, तो इंसान कहता है उससे बढ़िया क्या ही करेंगे। और बाकी फैक्टर्स कैसे हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, मॉनसून, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे भी आपकी इकोनॉमी टिकी हुई है वो कैसा है। तो ये तो एक ब्रॉडर एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया। इसके बाद अगली स्टेप आती है इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस, यानी किस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस। इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस फोकसेस ऑन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आप समझ गए, कंपनी और इंडस्ट्री में फर्क समझते हैं ना, क्या बड़ा है इंडस्ट्री, तो कह रहे हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री रेदर देन ब्रॉडर इकोनॉमी। इन दिस एनालिसिस एनालिस्ट लुक करता है कंपोजिशन ऑफ इंडस्ट्री, उसको देखता है एज कंपेयर टू नेशनल इकोनॉमी, इट्स पोजीशन देखता है, इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल देखता है, एंट्री बैरियर्स, एग्जिट बैरियर्स क्या है, ये सारी चीजें देखता है। इंडस्ट्री होता क्या है, अंडरलाइन करिएगा, इंडस्ट्री इज ए कॉम्बिनेशन और ग्रुप of units
जिनके एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक तरीके से सिमिलर हैं। आपने देखा लेट से चाय पीने वालों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो जितनी भी कंपनियां चाय बनाती हैं तो वो एक कंपनियां हो गई, और सबको ऑर्डर करें तो वो एक इंडस्ट्री हो गई, आप कह सकते हैं। उसके अंदर भी आप समझ रहे हैं, एफएमसीजी के अंदर भी आप कौन से किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हैविंग अ कॉमन मार्केट पार्टिसिपेंट इन द इंडस्ट्री ग्रुप फेस सिमिलर प्रॉब्लम। देखिए, अगर उस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सब में सेम तरीके की प्रॉब्लम आएगी, मानते हैं यस और नहीं। मान लीजिए लोगों में मार्केट में न्यूज फैल गई कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से लाखों बीमारियां होती, लोग काले हो जाते, शादी नहीं होती, ये नहीं होता, तो अब लोग अगर, है ना, नहीं, वो एक इंडिया के लोग है कि लोग मान नहीं रहे। देखिए बाबा रामदेव तो कैसे कह रहा है कि चाय ना पियो, इंसान कह रहा है जो होना है होएगा, ये चाय तो पिएंगे, चाय नहीं पिए हमारा सर दर्द होता है कि नहीं। घर पे आप देखेंगे, आपको पता है आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और 70% हम खुद ही खा जाते हैं। मतलब पहले हम लोग, अंग्रेजों ने आदत लगाई है, पहले यहाँ इंडिया में कोई चाय जानता नहीं था, वहां चाय ज्यादा होती थी तो वहां वो बेचते थे या लोगों को पिलाते, फिर इतनी ज्यादा उन्होंने करेंगे क्या, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में चाय फ्री बांटना शुरू कर दिया, स्टेशन वगैरह में फ्री देना शुरू कर दिया। अब लोग बढ़िया पीने लगे, करते करते आदत लग गई, और ऐसी आदत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही, लाओ चाय लाओ सुबह सुबह, आंखें खुली नहीं, कुछ लोग बैठी पीते हैं, है ना, होंगे आपके भी घर में हो सकते हैं, है ना, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, है ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है आंखें खुली पहले बिस्तर पे हमको चाय दो, और कुछ तो और मान होते हैं, वॉशरूम वॉशरूम में लेकर के जाते हैं ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो खैर, तो आपके कॉमन पार्टिसिपेंट जो होंगे वो एक तरीके की प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर कुछ भी कभी प्रॉब्लम आती है, टू द एक्सटेंट कि इंडस्ट्री आपकी लूज करेगी या गेन करेगी अगर कुछ हैपनिंग से, तो परफॉर्मेंस जो भी पार्टिसिपेंट की है वो सब एक तरीके से सिमिलरली इंपैक्ट होंगे। ओके जी, तो ये हो गया इंडस्ट्री लेवल। इसके बाद आप जिस कंपनी के शेयर उठाना चाह रहे हैं उस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस कर लीजिए। यानी आपने पहले इकोनॉमी देखी, फिर इंडस्ट्री देखी, अब इंडस्ट्री जिस सेक्टर में आपको लग रहा है इसमें इन्वेस्ट करें, फिर उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से जो आप चुनना चाह रहे हैं एक दो, उनका काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसी के लिए आपको मार्केट में पता होगा अगर थोड़ा थोड़ा बहुत, तो एक ईटीएफ आते, एक तो होता है शेयर्स खरीद लिए, एक होते हैं ईटीएफ। नहीं पता तो छेड़ते नहीं है, कहीं आएगा नहीं, सुना नहीं ईटीएफ आपने, कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो सब सीख जाएंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं वो। ईटीएफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि टाटा मोटर्स बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जमाना है, तो एक तरीका मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए, बट कल को हो सकता है टाटा मोटर्स ना बढ़ करके और मारुति वाले उससे बेटर टेक्नोलॉजी ले आए, वो बढ़ जाए। तो अब क्या तरीका है, बहुत से लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी भी इसमें दोनों राय हैं, दोनों तरीके। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर का ईटीएफ खरीद लेते हैं, तो उस ईटीएफ में क्या होता है, बेस्ट 10 कंपनीज आ जाती है। लेट्स से हमने निफ्टी 20 सबसे पहला ईटीएफ आया था, तो है ना, ऑटो 20, इस तरीके का हमने एक ईटीएफ खरीद लिया। अब उसमें क्या है, अगर एक नहीं परफॉर्म करेगी तो दूसरी परफॉर्म करेगी, ठीक है। और एक होता है म्यूचुअल फंड, वो तो सुना ही होगा आपने। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बेसिकली ईटीएफ के मुकाबले थोड़ा सा ना जो फीस है, थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईटीएफ, बट म्यूचुअल फंड में आपका कोई पैसा प्रोफेशनली मैनेज कर रहा है, कोई एक एएमसी वाला बैठा है जो पैसा मैनेज कर रहा है, अगर उसके पास एयूएम अच्छा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब अगर करोड़ों रुपए मैनेज कर रहा है तो एक जानकार इंसान बैठा होगा। तो तीनों तरीके के हैं। तो कह रहे हैं साहब, अब आते हैं कंपनी में, आर्म्ड विद इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फोरकास्ट, एनालिस्ट लुक्स एट द कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मार्केट में क्या है उस कंपनी की चर्चा, इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जो नया प्रोडक्ट उतार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कितना अच्छे से कर रहे हैं। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी इज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, इंटरनल बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग बाहरी लोग हैं, हमें किसी कंपनी के इंटरनल के बारे में जानना है तो कैसे देखें, क्या देखें, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह को स्टडी करेंगे, रेशियोज को देखेंगे, तब हमें उस कंपनी की परफॉर्मेंस पता चलेगी, और हम पिछले सालों का कंपेयर करेंगे, क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज वगैरह हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो हमें उस कंपनी के बारे में पता चलेगा। अब जिसमें कह रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स आपको बता रहे हैं कंपनी के बारे में, अब यहां से देखिए उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया है, एक एक पार्ट, यानी क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा कि साहब फंडामेंटल एनालिसिस दो पार्ट में है, एक इकोनॉमिक एनालिसिस और एक, नहीं सॉरी ऊपर, सॉरी यहां से सिक्योरिटी एनालिसिस।
ये यहां से सिक्योरिटी एनालिसिस दो पार्ट में, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस के दो पार्ट बोल रहे हैं, जिसमें एक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अभी अपन ने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर तीन चीजें बोल रहे हैं, क्या क्या? एक तो इकोनॉमी का पूरा एनालिसिस, एक इंडस्ट्री का और एक कंपनी का। अब कंपनी का जो एनालिसिस है इसके अंदर बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कंपनी को कैसे देख सकते हो, रेशियो देख सकते हो कंपनी के, कैश फ्लो देख सकते हो, फंड फ्लो देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सब पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं जरा इसमें क्या क्या। एक तो रिपीटेटिव है कंपनी एनालिसिस में, जैसे कि एक तो रेशियो एनालिसिस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस और नो? पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कहां पढ़ा है हम लोगों ने? रेशियो में। तो रेशियो एनालिसिस या न्यू सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके एक चैप्टर था, वहां हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी डन, बस आप रीड कर लीजिएगा। ओल्ड सिलेबस में तो ये टॉपिक ही नहीं दिया है, बाकी ऊपर से सेम ओल्ड सिलेबस में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। न्यू सिलेबस में इन्होंने जबरदस्ती का डबल डबल भरा है, तो पूरा समझाया दिया इन्होंने फिर से सारे रेशियोज जितने आपने पढ़े हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए इतने सारे सारे रेशियोज इन्होंने समझा दिए हैं, सब रेशियोज ही चल रहे हैं, एक बार रीड कर लेना। हालांकि उसके बाद इन्होंने देखो एक नोट दिया हुआ है रेशियोज के बाद, क्या दिया हुआ है? फॉर मोर डिटेल्स ऑन रेशियो एनालिसिस लेसन 8 पढ़ लीजिए, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, दूसरा जो कंपनी एनालिसिस में रेशियो के अलावा वह है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आप अब जिस भी कंपनी की बात करें, उस कंपनी का इस साल का डेटा और पिछले साल का डेटा, यानी इस साल की बैलेंस शीट्स की फिगर, पीएनएल की फिगर, पिछले साल की फिगर्स को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है कि खराब जा रही। पढ़ के देखते हैं क्या बता रहे हैं। इन द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट फिगर्स आर प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर। वैसे भी कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है, आपने पढ़ा था कि आपको जब भी, एक लेसन नहीं पढ़ाया था, लेसन 2 पढ़ाया था, कि जब भी आप बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो आपको लास्ट ईयर की करस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग पीरियड की, लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड की भी फिगर देनी पड़ेगी। तो वो तो वैसे भी देनी पड़ेगी। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, बैलेंस शीट फिगर्स एक से ज्यादा ईयर की दी जाती है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड टाइम पर्सपेक्टिव टू द बैलेंस शीट फिगर, यानी इस समय ये था, पिछले साल ये था। एनुअल डेटा आर कंपेयर्ड विद द सिमिलर डेटा ऑफ द पिछले साल, आइदर इन एब्सोल्यूट टर्म्स या इन परसेंटेज। जरा देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने क्या दिया हुआ है। एक एग्जांपल दिया, एक बैलेंस शीट दी हुई है, मान लो बीटा लिमिटेड एक कंपनी है, तो इस साल लेट से 31 मार्च 22 बोल रहे हैं, लास्ट ईयर बोल रहे हैं 31 मार्च 21 को, शेयर कैपिटल में अगर आप देखें तो इस साल 3.5 लाख की शेयर कैपिटल है एज कंपेयर टू पिछले साल 3 लाख, यानी इस साल शेयर कैपिटल बढ़ी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पिछले साल 2 लाख थी, लेकिन इस साल 1 लाख है, यानी थोड़ी सी आपने बोरोइंग कम करी है, यानी आपने लोन चुकाया होगा, जो भी है। और ट्रेड पेबल की बात करें तो ये कंपैरिजन आप कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिटर पिछले साल 1 लाख की थी, इस बार 1.5 लाख की है। तो इसके अलावा आपके एसेट्स पे अगर हम लोग जाते हैं तो पिछले साल फिक्स एसेट 3 लाख के थे, इस बार और इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स एसेट्स और खरीदे 4 लाख के हो गए। ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल 3 लाख रुपए लेना बकाया था, इस बार केवल 2 ही लाख लेना बकाया है। तो इसको आप देखिए तो इसको अच्छे से भी समझा जा सकता है। अच्छा पॉइंट ये हो सकता है कि हो सकता है आपने इस बार डेटर की रिकवरी ज्यादा तेज करी हो। नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव ये हो सकता है कि इस बार हो सकता है सेल कम हुई हो, तो वो तो पीएनएल से पता चलेगा हुआ क्या था। खैर उसके बाद इन्होंने अब क्या किया, इनमें यही चीज को सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट किया है, इन्होंने इसका परसेंटेज चेंज निकाला। मतलब क्या किया इन्होंने, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, न्यू सिलेबस वाले ध्यान से देखना, अगर बनाने को आ जाए तो होता कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। ऊपर आपको दिया होगा, आपने ऊपर से ही पर्टिकुलर्स उठाना है, 2021 का डेटा ऊपर से 2022। अब देखो यहां पे पहले 2021 का डेटा लिखा और यहां बाद में 22 का, क्वेश्चन में क्या था तो वो आप लिख लोगे, है ना। उसके बाद अब क्या किया, एब्सोल्यूट चेंज मतलब कुछ नहीं, डिफरेंस दोनों का जितना है उतना उतना निकाल दी। परसेंटेज चेंज मींस न्यू फिगर डिवाइड बाय ओल्ड फिगर, सॉरी परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, डिफरेंस दोनों का जो है, यानी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर, ओल्ड ईयर का डेटा इनटू 100। अभी मैं करा देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल आपकी लास्ट ईयर 3 लाख थी, इस बार 3.5 लाख, डिफरेंस कितना हुआ 50,000। अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस यानी 50,000 पकड़ेंगे डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की फिगर, ओल्ड फिगर, यानी 3 लाख इंटू 100। चेक कर लो यही आता है कि नहीं, 16 पॉइंट जो ये बता रहे हैं। तो ये इनका शेयर कैपिटल, वही शेयर होल्डर फंड था, सेम चीज, सेम फिगर को रिपीट किया। नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात करते हुए तो पिछले साल आपकी 2 लाख की थी, इस साल 1 लाख की थी, यानी एब्सोल्यूट चेंज जो हुआ है ब्रैकेट में समझ गए, क्योंकि कम हुई है,
ठीक है, नेगेटिव फिगर 1 लाख रुपए, और इसका 50% ये कैसे आया, ये चेंज 1 लाख डिवाइड बाई ओल्ड 2 लाख इंटू 100। तो बस यही करना है और कुछ करना नहीं। तो कभी भी अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट पे आ जाए, आपसे पूछे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हमको कंपनी का एनालिसिस करके बताइए, तो आपको वो बैलेंस शीट दे देगा, आप उसको बस ऐसे लिख दोगे। क्लियर है? तीसरा है ट्रेंड एनालिसिस। पहला कौन सा था? क्या पढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिक्योरिटी एनालिसिस के दो अप्रोचेस थे, कौन से? फंडामेंटल और टेक्निकल। जिसमें हम लोग ने क्या शुरू किया? फंडामेंटल के अंदर कितनी चीजें थी? कौन कौन सी? ठीक है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी। जिसमें हम लोग कंपनी कंपनी के अंदर अभी तक हम लोग ने पहला कौन सा पढ़ा? रेशियो। दूसरा कौन सा पढ़ा? ठीक है, और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। अब इसमें है क्या? ट्रेंड एनालिसिस में भी कुछ नहीं, देखिए है सब वैसा ही जैसे कंपैरेटिव में आपने देखा परसेंटेज चेंज, सब कुछ मोर और लेस वैसा ही, थोड़े से चेंजेस करते हुए इन्होंने डाला। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? आपने क्या किया, आपने अपना किसी को एक बेस ईयर पकड़ लिया, लेट से 5 साल की बैलेंस शीट है आपके पास 2021 से लेकर के आगे 5 साल तक की, तो आपने 2021 वाले को बेस ईयर पकड़ लिया, और उस बेस ईयर से बाकी कितने साल, हर साल कितनी कितनी फिगर चेंज हुई, बेस ईयर को 100% मान लो, कितनी कितनी फिगर चेंज हुई वो बता दिया, उससे एक ट्रेंड पता चल गया कि ये चीजें बढ़ रही थी कि गिर रही थी। पढ़ के देखते हैं क्या है ट्रेंड एनालिसिस। इन ट्रेंड एनालिसिस परसेंटेजेस आर कैलकुलेटेड विद ए बेस ईयर। दिस वुड प्रोवाइड इनसाइट इनटू ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ द सेल और प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ये ट्रेंड एनालिसिस वगैरह ओल्ड सिलेबस में भी है, तो ओल्ड सिलेबस वाली ना सोचें कि उनके में सब नहीं है, उनके में है, आगे पीछे करके सब दिया है। समटाइम्स सेल्स में भी इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इन्वेंट्री में ऑल्सो भी राइजिंग। हो सकता है सेल भी बढ़ रही और इन्वेंट्री बढ़ रही, वैसे ये उल्टा होना चाहिए, सेल बढ़ रही इन्वेंट्री बढ़ रही। दिस वुड इंडिकेट लॉस ऑफ मार्केट शेयर। लॉस थोड़ी ना होगा, अगर सेल बढ़ रही है तो लॉस नहीं होगा, या तो लॉस को चेंज करें, गलत छपाए, या तो इस सेल को चेंज करें। आप एक काम करिए, यहां पे चेंज करिए, समटाइम सेल्स भी इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग करो, उल्टा ही छाप दिया बिल्कुल। सेल आपकी कम होती जा रही है लगातार, यानी मार्केट में माल कम बिक रहा है और आपका स्टॉक बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ी लाइन सही बैठेगी, मार्केट में आपका सेल कम हो रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, अच्छा इंपैक्ट जा रहा है, खराब इंपैक्ट जा रहा है? खराब। कह रहा है इससे ये पता चल रहा है कि आप अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हो। मार्केट शेयर का मतलब समझते हो कि जैसे पूरी जो चाय बिकती है टी, उसमें आपकी कंपनी की कितनी बिकती है? पूरी जो चाय बिकती है उसमें लेट से आपकी कंपनी टाटा कंपनी है, टाटा टी कितनी बिकती है, वो है आपका मार्केट शेयर। तो अब चाय तो उतनी ही बिक रही है, लेकिन लोगों ने लेट से टाटा से शिफ्ट करके बाग बकरी चाय में चले गए, तो वो आपका मार्केट शेयर लूज हो रहा है। तो अगर आपकी सेल लगातार डिक्रीज हो रही है और इन्वेंट्री बढ़ रही है, आपको कहीं ना कहीं मार्केट शेयर आप लूज कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट लेकिन उतना ही है, सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सेल बढ़ रही प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट निकलता कैसे है? सेल माइनस कॉस्ट। सेल बढ़ रही है प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट भी, महंगाई भी बढ़ रही है। तो आपको इस पे भी रिसर्च करनी चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हैं। हियर द इन्वेस्टर हैज टू लुक इनटू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या है कंपनी की। तो ट्रेंड एनालिसिस कुछ नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस में आपने किसी एक साल को बेस ईयर पकड़ लिया और उससे आपने चेंजेस देखे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा पाऊं, तो लेट्स से 2021, 2022, 23 और एक साल और मान लेते हैं 24 की सेल आपको दी हुई है 1,20,000 है। बीकॉम में भी था, तो बड़ी यहाँ बात है, फिर तो आप लोग को आता है। बीकॉम में कौन सब्जेक्ट में? एफएम में ही? स्टैट्स में था, हाँ स्टैट्स में होता है, सही बोला, बिल्कुल सही पकड़ा। मान लो ऐसा है, अब अगर मैं इसका ट्रेंड देखना है तो हम क्या कर सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस में? इसको हमने पकड़ लिया 100% बेस, और इससे सारे चेंजेस पकड़ने हैं। मतलब अगर ये 1 लाख है और ये 1,20,000 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100। या अगर पूरा चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, बिना डिफरेंस निकाले 1,20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 120%। तो यहां सेल 100% थी, यहां हो गई 120%। तो इससे समझ में आ जाएगा 20% बढ़ी है। फिर इसका भी निकाला तो इसी को बेस पकड़ के, इसी को बेस पकड़ा तो 1.5 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 यानी 150%। केवल डिफरेंस निकालना तो वो भी निकाल सकते, किसी भी तरीके से आपका ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है। तो इससे समझ में आ रहा है 50% बढ़ी है।
तो कभी भी एक किसी साल को बेस ईयर पकड़ लिया, उससे सारे आगे के आपने परसेंटेज चेंज या पूरे परसेंटेज निकाल लिए, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तीसरा आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें क्या करने वाले हैं सर? कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करने वाले, देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है पहले मैं समझा दूं। इसमें आप मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, आप उसका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। जब भी बैलेंस शीट पीएनएल बनता है तो एक सारी फिगर्स एक एब्सोल्यूट फिगर्स होती है कि हमारी सेल थी 10 लाख, हमारी कॉस्ट थी रॉ मटेरियल हमने खरीदा 4 लाख का, वेजेस पे करी 2 लाख की, ऐसे करके प्रॉफिट आया इतना। तो इसमें क्या करते हैं, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि सेल्स को, मान लो सेल अगर 100% थी तो इस साल, इसी साल, हर साल का अलग अलग, इस साल जो रॉ मटेरियल था वो 6 लाख था, यानी सेल अगर 100% मान ले तो रॉ मटेरियल सेल का 60% था। वेजेस 2 लाख थी, यानी वेजेस आपकी 20% थी। जीपी अगर मान लो 1 लाख था फॉर एग्जांपल, और भी खर्चे थे, जीपी 1 लाख था तो आपकी सेल का 10% था। ऐसे ही अगले साल का निकाल लिया कि अगले साल सेल इतनी थी, जीपी इतना था, तो अगले साल अगर 100 सेल मान ले तो अगले साल आपका रॉ मटेरियल इतना लगा। फिर हम कंपेयर कर लेते कि पिछले साल तो सेल का 60% रॉ मटेरियल का खर्चा था, इस बार 80% कैसे खर्चा हो गया। समझ पा रहे हैं? तो एक जरा पढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन है क्या इसमें, क्वेश्चन मिल जाएगा छोटा सा, देखते हैं कैसे करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले करती है लाइन आइटम्स को एक परसेंटेज, यानी किसी भी एक को आपने परसेंटेज उठा लिया, वन सिलेक्टेड या कॉमन फिगर, जिसमें आपने क्रिएट किया कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको जिससे इजियर एनालाइज कर पाए आप कंपनी को ओवर टाइम एंड कंपेयर कर पाए उसके पीयर से। पीयर समझते हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में। यूजिंग कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प यू, ताकि आप स्पॉट कर पाए ट्रेंड एक रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो उस समय देख के कवर नहीं हो रहा है, वैल्यू से नहीं पता चल रहा। जरा देखते हैं कैसे करना है। तो बहुत इजी है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कह रही हमको डेटा दिया इन्होंने, कितने 3 साल का डेटा पकड़ा है, ठीक है, इसी में सॉल्यूशन भी है क्वेश्चन भी है। तो मान लो 2018 का डेटा है, 17 का डेटा है और 16 का डेटा है, और यहां पे आप देखिए तो ये परसेंटेज ये निकाला है, ये सॉल्यूशन है। ये आपको एग्जाम में जो ब्लू से मैं अंदर डाल रहा हूं, ब्लू में बॉक्स में ये दिया होगा, और रेड वाला आपको निकालना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बच्चा भी कर लेगा इसको। करना क्या है देखो, जैसे मान लो कोई एक साल पकड़ लेते हैं, कौन सा पकड़ लेते हैं, 2018। अब 2018 में जो आपका रेवेन्यू था, सेल थी, इसको हमेशा 100% पकड़ लिया, किसी एक फिगर को, जो मेन फिगर है सेल है उसको 100%। जो उसकी कॉस्ट थी, अब ये कितने परसेंट है सेल की, ये निकाली। तो करा क्या, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है 163756 डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू जो आपका है 265,512,595 इंटू 100, परसेंटेज में चाहिए ना, 61.65, तो इन्होंने सब राउंड ऑफ करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 61.70। समझ गए? इससे ये समझ में आया कि अगर उस समय सेल थी 100, तो करीब हमारा जो खर्चा था, कॉस्ट थी, वो 61.7 थी। हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं, फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे, हर साल के परसेंटेज से कंपेयर करना ज्यादा इजी होता है। ऐसे ही जीपी, अगला काम, जीपी इतना है तो ये सेल का कितना होगा, एक ही फिगर जिसको 100% माना है उसका कितना है। तो कैसे करें, 101839, जीपी जो है 101839 डिवाइडेड बाई 265,595 इंटू 100, 38.34 आ रहा है, इन्होंने राउंड ऑफ करके 38.30 लिखा हुआ है, जरूरी नहीं आप राउंड ऑफ करो, ठीक है। तो ये सब बहुत ही आसान चीजें हैं, और सच बताऊं तो इसकी आने की उम्मीद बहुत कम है। आसान चीजें आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, आपकी किस्मत खुल जाएगी। तो ऐसे ही करके सारे खर्चे, जैसे इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बताया कि क्या क्या खर्चे थे इनके, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने $14,236 खर्चा किया, तो वो सेल का अगेन कितने परसेंट था वो निकालिए। आप समझ गए हो ना? तो इसका 14236 कैसे निकालोगे, एक और बता दो, 14236 डिवाइड किससे करोगे, ये 265595 से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का कितने परसेंट है, तो 14236 डिवाइड बाई 265595 इंटू 100, तो करीब करीब इतना ही आएगा, 5.40, या जो भी इन्होंने राउंड ऑफ किया होगा। 2017 का करना है तो 2017 का सेल पकड़ेंगे, सबका अलग अलग करके ये निकल आएगा। अब उससे एनालाइज कैसे कर पाएंगे कि जैसे 2018 में सेल का, मेरी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू थी सेल की, वो 61% थी, 61.7, यहां 61.5 थी, यहां 60.9, यानी मोर और लेस सेम थी। जीपी मोर और लेस सेम था। हम लोग जब ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट में हम लोग
बेसिकली इसी को आप कह लीजिए रेशियो एनालिसिस भी आप बोल लीजिए। तो हम लोग ये सारी चीजें पिछले साल का देखते हैं, कितनी वेजेस थी, कितने सेल के कितने परसेंट था, इस बार कितनी है, उससे बहुत सारा डेटा हमें समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पे ज्यादा जोर देना है, कहाँ पे ज्यादा चेकिंग करनी। रीजन भी देखिए, ऑडिट आपको करने के लिए एक लिमिटेड समय मिल रहा है, उस लिमिटेड समय में आपको सब कुछ करके काम भी सही करना है। तो उसका तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका जो होता है हम लोगों के पास, वो रेशियो एनालिसिस होता है, जहां पे हम इस तरीके का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अब तो आप डेटा अपना एक्सेल में डाल देंगे तो उसमें आपका ये मैनुअली थोड़ा ना कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज, तो उसमें आपका ये डेटा बन करके तैयार हो जाता है। तो एक्सेल के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो उससे ये पता चल जाता है कि कहीं पे अगर बहुत एबनॉर्मेलिटी है तो फिर उसमें आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कि इतना चेंजेस कैसे हो रहे हैं, और सब कुछ ठीक दिख रहा है अगर 2-3 साल में, तो ठीक है साहब, ओके। अब इसके बाद टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस का। ये भी ओल्ड सिलेबस में है। ओल्ड सिलेबस में शायद कैश फ्लो वाले चैप्टर में इन्होंने छोटा सा दिया है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं दिया। कैश फ्लो में दिया है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट रन पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो।